नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय लांबा आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। पहले के जो वीडियो थे उनमें आप लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया, काफ़ी अच्छे व्यू मिले। उसको देखते हुए आगे के और वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप जो भी वीडियो आपको मिलते हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी जो राय है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ साथ ही आपके जो शेयर हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनसे हमें नई ऊर्जा मिलती है, तो आप लगातार वो भी करते रहें, जिससे हमें लगे कि जो हम कर रहे हैं आपके लिए छोटा सा प्रयास वो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट में कोई भी कमी ना रखें। अब देखो, हमने जो वायरस जनित रोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ रोग हमने पढ़े थे कि वायरस क्या है, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। उनमें कुछ रोग जैसे रेबीज है, एड्स है, पोलियो है, छोटी माता, बड़ी माता, कुछ डेंगू बुखार है, आदि रोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन पहले वाले जो 3 वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। ये वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप उन पहले वाली वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले वाली वीडियो को देखें, उसके बाद इस नए वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखो, हम आगे बढ़ाते हैं अपनी श्रृंखला को और एक नया रोग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और वो काफी जाना पहचाना रोग है। उसको बोलते हैं जुखाम, या इसको हम बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड। अगला रोग जो हम पढ़ेंगे वो है जुखाम या कॉमन कोल्ड। देखो, जो जुखाम रोग है ये आम जीवन में चलने वाली एक बीमारी है जो चलती रहती है। अब जुखाम से क्वेश्चन आता है कि जुखाम किस प्रकार का रोग है, तो हम पहला इसका जवाब देंगे कि ये एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। और कौन से वायरस से होता है, तो जुखाम राइनो वायरस से होता है। जुखाम एक प्रकार का वायरस जनित रोग है जो राइनो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। अब देखो, इसमें प्रभावित क्या होता है अपना जो श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में जो हमारा नाक है, नाक की जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो इसमें प्रभावित होती है। जुखाम में जो हमारा नाक है, नोज है, उसकी जो श्लेष्मा ग्रंथि है, म्यूकस ग्रंथि है, वो प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक से पानी आता है और ये अवस्था 2-3 दिन तक चलती रहती है। जैसे जैसे शरीर इस बीमारी से रिकवर करता है, बाद में ये अवस्था अपने आप ठीक हो जाती है। तो एक नॉर्मल सी बात है ये। तो जुखाम हमने पढ़ा, जुखाम एक वायरस जनित रोग है जो राइनो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार किसको प्रभावित करता है, तो जुखाम में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें नाक की जो श्लेष्मा ग्रंथि है, म्यूकस झिल्ली, उसमें सूजन आ जाती है, जिस कारण से नाक से पानी आना, छींक आना, सांस लेने में कठिनाई होना आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो कुछ समय बाद होते ही ठीक हो जाती है। अब देखो, उसके बाद अगले रोग की ओर चलते हैं और अगला रोग है जिसको बोलते हैं मम्प्स। अगला रोग है मम्प्स। मम्प्स को ही गलसुआ भी कहा जाता है, इसको रूबेला भी बोला जाता है। इसके देखो 2-3 नाम बताए मैंने आपको, मम्प्स, एक गलसुआ और एक आपको बताया मैंने रूबेला। ये एक वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस से होता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये मोरबेली वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, ये मोरबेली वायरस के कारण होता है। फिर देखो, इसके प्रभावित अंग की बात की जाए तो जो मम्प्स का प्रभावित अंग है, मम्प्स में यदि आपसे प्रभावित अंग पूछे तो मम्प्स में देखो, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है गलसुआ। देखो, हमारे अंदर क्या होता है, लार ग्रंथि पाई जाती है जो क्या बनाती है, लार। अब एक लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। ये पैरोटिड लार ग्रंथि जो हमारे कान के नीचे की ओर पाई जाती है, अंदर की साइड में, यहां पे नीचे की ओर पाई जाती है। इस लार ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है, मुंह खोलने में कठिनाई होती है। लार ग्रंथि तो कौन से रोग में प्रभावित होती है, मम्प्स में प्रभावित होती है। अब ये जो लार ग्रंथियां होती है, देखो आपको बता दूं मैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में जब हम पढ़ते हैं तो एक तो होती है पैरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल और एक होती है सबमैंडिबुलर। जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है।
पैरोटिड लार ग्रंथि। प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मानव में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि। वैसे स्तनधारी जीवों में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, लेकिन मनुष्य में केवल 3 जोड़ी ही लार ग्रंथियां होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्तनधारियों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 4। लेकिन जब पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो मनुष्य में होती हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड, जो मम्प्स नामक बीमारी में प्रभावित होती है। अब देखो, इसके उपचार के लिए लगाया जाता है टीका, और आपने सुना होगा इसके उपचार हेतु MMR का टीका लगाया जाता है। मम्प्स के उपचार हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो मम्प्स के उपचार हेतु MMR का टीका लगाया जाता है। देखो, MMR की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, MMR का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, जो 9 से 12 महीने की उम्र में ये टीका बच्चों को लगाया जाता है। समझ में आया आपको? हमने पढ़ा मम्प्स, गलसुआ या रूबेला कौन से वायरस से होता है, तो ये मोरबेली वायरस से होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि क्या है, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो लार स्रावित करती है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में लार कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका सही जवाब होगा सबलिंगुअल अधोजीव्या लार ग्रंथि सबसे ज्यादा लार बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। लार से जुड़े हुए कई क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको पता है लार में 2 मुख्य एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। इनके बारे में हम चर्चा जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे उस समय और करेंगे। इसके उपचार हेतु टीका मैंने आपको बताया, MMR का वैक्सीन लगाया जाता है, MMR का टीका लगाया जाता है। देखो, टीकों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पोलियो का टीका था, किसने बनाया था बताओ? पोलियो का टीका आपसे पूछा जाए तो जॉन साल्क ने बनाया। लेकिन पोलियो की जो दवा है OPV वो किसने बनाई थी, वो अल्बर्ट सेबिन ने बनाई थी। वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि टीके का आविष्कार किसने किया, तो टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए जेनर को प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। आज हमने 2 नए रोग पढ़े, पहला पढ़ा जुखाम और दूसरा हमने पढ़ा मम्प्स। ठीक है, इसी के बाद देखो अगले रोग की ओर चलते हैं, और अगला जो तीसरा रोग है वो आपके सामने मैं लेके आया हूं, जो आपने नाम सुना होगा, अभी जो कोरोना चल रहा है इसी टाइप का एक रोग है। देखो, सार्स, एक रोग है सार्स। अब देखो, सार्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आपसे पूछ लिया जाए कि सार्स का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये एक प्रकार का वायरस जनित रोग है जो किससे होता है, तो ये होता है कोरोना वायरस से। सार्स का रोगजनक क्या है, तो सार्स का रोगजनक है कोरोना वायरस। अब देखो, सार्स का प्रभावित अंग क्या है, देखो रेस्पिरेटरी नाम से आपको पता चल रहा है, तो इसमें हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। सार्स रोग में क्या प्रभावित होता है, तो सार्स रोग में श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। अब आपसे पूछे कि जब ये रोग होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो देखो इसके लक्षण होते हैं फीवर, इसके लक्षण होते हैं फीवर, थ्रोट पेन, थ्रोट पेन का मतलब होता है गले में दर्द होना। इसके अलावा आपको सांस लेने में कठिनाई, जुखाम आदि इस बीमारी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, जुखाम ही है। तो सार्स हमने पढ़ा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक प्रकार का वायरस जनित रोग है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और ये सार्स कौन से वायरस से होता है, तो ये कोरोना वायरस से होता है। ठीक है, हमने 3 रोग पढ़ लिए हैं। अब धीरे धीरे वायरस के रोग समाप्ति की ओर हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले रोगों की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अपना कोई सुझाव देना है, कोई आपको अपनी राय देनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही अपना ये टॉपिक फिनिश हो जाए उसके बाद बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं, जैसे रीट के एग्जाम है,
पटवार का एग्जाम है, इन एग्जामों में जो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, इन क्वेश्चनों के लिए मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। मैं आपको इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, तो हमारा वो बाद का प्लान है, जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। अब चलते हैं अगले रोग की ओर। देखो अगला रोग है हिपेटाइटिस। अगला रोग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हिपेटाइटिस, जिसको बोला जाता है यकृत शोथ। हिपेटाइटिस को बोला जाता है यकृत शोथ। देखो नाम से पता चल रहा है ये किसका रोग है, तो ये हमारे यकृत का रोग है। किसका रोग है? यकृत। देखो यकृत के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, यकृत का एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है। यकृत से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो, जैसे कि यकृत का अध्ययन क्या है, यकृत कैसे रंग का होता है, यकृत का वजन क्या है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, शरीर का सबसे गर्म अंग भी है, ये हमारे शरीर में यूरिया भी बनाता है, ये हमारे शरीर में पित्त रस का नाम सुना होगा आपने, वो भी बनाता है। जो लास्ट राजस्थान पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पित्तरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है पित्तरस का निर्माण करता है यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। तो ये अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो हिपेटाइटिस का प्रभावित अंग क्या है? लीवर है। अब देखो हिपेटाइटिस 5 टाइप का है। हिपेटाइटिस के टाइप कितने हैं? 5 हैं। देखो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। देखो आप इनको अलग अलग पढ़ना चाहो तो इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हो, या फिर एक कॉमन आपसे पूछे कि हिपेटाइटिस का रोगजनक क्या है, तो आप वो भी बता सकते हो। इसका वैसे देखा जाए तो इसका रोगजनक है हिपेडिना वायरस। हिपेटाइटिस का रोगजनक क्या है, तो आप बता सकते हो हिपेटाइटिस का रोगजनक है हिपेडिना वायरस। और अलग अलग आपसे पूछा जाए तो ये 5 टाइप का है। देखो ए, बी, सी, डी और ई। हम अब आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसके रोगजनक को कभी भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? देखो इनके सबके रोगजनक अलग अलग हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं रोगजनक। अब कैसे याद करना है? देखो आपको सब क्या लिखना है? एच लिखना है। लिख लिया एच। अब ए है ना, तो इसके आगे ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, सी है तो सी लिख दो, डी है तो डी लिख दो और ई है तो ई लिख दो। लिख दिया। अब इसके सबके आगे वी लगा दो। ये क्या बन गए? इनके रोगजनक। अब आपसे पूछे कि हिपेटाइटिस का रोगजनक क्या है, देखो HAV कौन सा वायरस हो गया? HAV वायरस। कौन सा वायरस हो गया? HAV वायरस। देखो HIV से मिलता जुलता नाम है, तो ये आपको परीक्षा में कंफ्यूज भी कर सकता है। जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत हो जाता है कि हिपेटाइटिस का रोगजनक है और हम जल्दबाजी में किसको क्लिक कर देते हैं? HIV को। लेकिन HIV तो एड्स का रोगजनक है, हिपेटाइटिस का रोगजनक है नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया इनके जो रोगजनक है 5 के, सबसे पहले कैसे याद रखोगे? सबसे पहले H लिख लो, फिर जो रोग है, जैसे ए है तो ए लिख लिया, बी है तो बी लिख लिया, सी है तो सी लिख लिया, डी है तो डी लिख लिया और ई है तो ई लिख लिया। और इसके सबके लास्ट में क्या लगा दो? वी लगा दो। तो जैसे पूछे कि हिपेटाइटिस ए का रोगजनक, तो हम बता देंगे HAV वायरस। हिपेटाइटिस बी का रोगजनक HBV वायरस। हिपेटाइटिस सी का रोगजनक HCV वायरस। हिपेटाइटिस ई का रोगजनक HEV वायरस। देखो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है इसमें, तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान दे की चीज को समझना है। अब इनका सबका प्रभावित अंग क्या होगा? यकृत होगा। सभी का प्रभावित अंग क्या होगा? यकृत होगा। अब इसी रोग में आगे बढ़े। देखो हिपेटाइटिस को आप 2 भागों में बांट सकते हो, जो ए और ई है, और एक है बी, सी, डी। देखो ए और ई तो होते हैं गंदे जल से। हिपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कैसे फैलता है? तो ये होता है गंदे जल से। और हिपेटाइटिस बी, सी और डी ये होते हैं संक्रमित रक्त से। ये होते हैं संक्रमित रक्त से, या फिर असुरक्षित यौन संपर्क से, या फिर ये फैलते हैं असुरक्षित यौन संपर्क से। तो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ऐसा हिपेटाइटिस है जो गंदे जल से
होता है, तो ऑप्शन में 3 ये आ जाए, एक ये आ जाए, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ए और ई तो होते हैं गंदे जल से, और बी, सी और डी ये होते हैं संक्रमित रक्त का उपयोग करने से या फिर असुरक्षित यौन संपर्क से फैलते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा हिपेटाइटिस है जिसको लीवर का कैंसर कहा जाता है। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, हिपेटाइटिस बी को बोलते हैं लीवर का कैंसर। हिपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है? लीवर का कैंसर। कौन से हिपेटाइटिस को लीवर का कैंसर कहते हैं? तो हिपेटाइटिस बी को लीवर का कैंसर कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले, हिपेटाइटिस ए का दूसरा नाम होता है पीलिया। कौन सा? हिपेटाइटिस पीलिया या जोइंडिस कहलाता है। तो हम बताएंगे हिपेटाइटिस ए को हम क्या बोलते हैं? पीलिया या जोइंडिस। अब इसके उपचार की बात की जाए तो देखो उपचार तो वही है कि हमें गंदे जल और गंदे भोजन से बचना चाहिए, पानी को गर्म करके छान के पीना चाहिए। दूसरी बात यदि इसमें देखी जाए तो जो आगे बात करें तो इसका उपचार क्या है, तो देखो हिपेटाइटिस बी का उपचार है, सबसे खतरनाक रोग है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी का उपचार मैं आपको बताऊं तो हिपेटाइटिस बी का उपचार है, इसका टीका लगाया जाता है। हिपेटाइटिस बी का क्या लगाया जाता है? टीका। पहले देखो 6 बीमारियों के टीके लगते थे। पहले कितनी बीमारियों के टीके लगते थे? 6। लेकिन वर्तमान समय में 7 बीमारियों के टीके लगते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि टीकाकरण में जोड़ा गया नवीनतम टीका कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा हिपेटाइटिस बी का टीका। पहले 6 रोगों के टीके लगते थे और वर्तमान में कितने के लगते हैं? 7। तो 7वां जोड़ा गया टीका कौन सा है, तो हम बताएंगे हिपेटाइटिस बी का टीका। इसकी देखो 3 डोज लगती है। इसके बच्चों को कितनी डोज दी जाती है? 3 डोज दी जाती है। तो हमने पढ़ा हिपेटाइटिस जिसको बोलते हैं यकृत शोथ, ये हिपेडिना वायरस के कारण होता है, इसमें लीवर प्रभावित होता है। इसको थोड़ा और गहराई से पढ़ें तो ये 5 टाइप का मैंने आपको बताया, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई। अब देखो मैंने आपको इनके रोग जनक बताए, ए का एचआईवी वायरस, बी का एचबीवी वायरस, सी का एचसीवी वायरस, डी का एचडीवी वायरस और ई का ईवी वायरस। बी को क्या बोला जाता है? लीवर का कैंसर। हिपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है? लीवर का कैंसर। हिपेटाइटिस ई को क्या बोला जाता है? जोइंडिस या पीलिया। सभी में प्रभावित क्या होगा? यकृत प्रभावित होगा। उसके बाद देखो ए और ई किससे होते हैं, तो ये गंदे जल से होते हैं, और बी, सी, डी किससे फैलते हैं, तो संक्रमित रक्त से या असुरक्षित यौन संपर्क से ये रोग फैलते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? फिर आपसे पूछा जाए हिपेटाइटिस का उपचार, तो मैंने आपको बताया कि हिपेटाइटिस का लगता है टीका। कौन सी हिपेटाइटिस का लगता है? बी का लगता है। हिपेटाइटिस बी का जो टीका है ये टीकाकरण में जोड़ा गया क्या है? 7वां टीका है। पहले कितने रोगों के टीके लगते थे, तो पहले केवल 6 रोगों के टीके लगते थे। 7वां जोड़ा गया टीका कौन सा है, तो हम बताएंगे हिपेटाइटिस बी का टीका है। अब आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध रखता है, तो आप जवाब देंगे कि मिशन इंद्रधनुष संबंध रखता है किससे? टीकाकरण से। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो हम देखो इंद्रधनुष का नाम आते हैं, बरसात माइंड में आ जाएगी कि बरसात से, लेकिन याद रखना दोस्तों इसका इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण कार्यक्रम से है। आप देखते होंगे हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमारा जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। बच्चों को टीके लगाए जाने चाहिए। टीकों से क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो हमने एक नया रोग पढ़ा हिपेटाइटिस, समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और कुछ रोग और बच गए उनको भी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में देखो आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको पढ़ाता हूं। अगला रोग हमारे लिए है इन्फ्लुएंजा। अगला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा रोग इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। अब देखो इन्फ्लुएंजा के कई प्रकार हैं। जैसे मैं इसका एक प्रकार आपको बताऊं तो इसमें एक आता है स्वाइन फ्लू। काफी जाना पहचाना नाम है। थोड़े दिन पहले ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली, से काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। अब जो स्वाइन फ्लू है इसका जो रोग जनक है वो है H1N1 वायरस।
स्वाइन फ्लू का रोगजनक क्या है? H1N1 वायरस है। अब देखो स्वाइन फ्लू में प्रभावित क्या होता है, तो देखो ऐसे जो इन्फ्लुएंजा टाइप के रोग होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। जो स्वाइन फ्लू है इसमें हमारा क्या प्रभावित होता है? इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब देखो ये इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक है सूअर और चमगादड़। स्वाइन फ्लू के वाहक कौन है? जो बैट है, चमगादड़ और पिग है, वो क्या है? इसके वाहक हैं। किसको प्रभावित करते हैं? तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसा देखो एक रोग होता है बर्ड फ्लू, सुना होगा आपने नाम। बर्ड फ्लू का रोगजनक होता है H5N1 वायरस। इसका रोगजनक क्या होता है? H5N1 वायरस। तो पूछा जाए कि बर्ड फ्लू किस प्रकार का रोग है, तो बर्ड फ्लू एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। स्वाइन फ्लू भी कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसमें कुछ रोग और बचे हैं, 2-3 रोग, उसके बाद हमारे वायरस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और इन बचे हुए रोगों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जो रीट के एग्जाम है, पटवार के एग्जाम है, कांस्टेबल के एग्जाम है, सभी में रोग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। जैसे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप यदि ढंग से समझोगे तो आपको उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।